आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। ये कहानी काशीपुर नाम के छोटे से गांव की है। काशीपुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, रमेश बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब भी पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मत और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने रमेश सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल के दूसरों से जमीन से जुड़ी हुई थी। रमेश जब अपने खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि उसके अलावा अगल बगल के खेत पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर रमेश अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। लक्ष्मी की आवाज सुनकर रमेश को समझ आता है कि दोपहर हो गई। अरे ये क्या, दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब लक्ष्मी खाना लेकर आई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। लक्ष्मी के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया तुमने? मैं क्या करता, अगल बगल के खेत पर कोई काम करने ही नहीं आया, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए बस तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो, इन लोगों का सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं, और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ। फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई न कोई बहाने से मेरी फसल बर्बाद कर ही देती है। रमेश को इतने परेशान देखकर लक्ष्मी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हैं तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ लक्ष्मी, पर एक कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी तो मुझे लगता है कि भगवान को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। आप निराश मत होइए, देखिए आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं लक्ष्मी ये समय कब आता है। रमेश को खाना खिलाकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है और रमेश फिर से अपने खेत पर काम करने लगता है। रमेश अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां बगल वाले खेत का मालिक हरिया आता है। रमेश को काम करते देख हरिया उसे आवाज लगाता है। अरे रमेश भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए खेत पर काम करने। जल्दी? जल्दी कैसी हरिया भाई? दोपहर हो चुकी है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ है? रमेश भाई, खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, और तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे रमेश भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसो नहीं तो क्या करूं? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी के अनाज के दाम गिर रहे हैं।
भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में है, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी होगा, पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। रमेश भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? रमेश हरिया का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद हरिया के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। अरे भाई, मेरे पास खेत के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी, अब मुझे। हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरिया भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों किसान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। रमेश ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसलिए उसका काम जल्दी खत्म हो गया। रमेश अपने खेत का काम करके हरिया के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो हरिया को काम करता देख मन ही मन सोचता है, हरिया भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूँ कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। हरिया भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर क्या था, रमेश भी हरिया के खेत पर उसके काम में मदद करने लगता है। खेत की मदद करने की वजह से हरिया के काम जल्दी हो जाता है। धन्यवाद रमेश भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आपकी मदद करना। हाँ भाई, मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों किसान वहां से हरिया के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते दोनों हरिया के घर के पहुंच जाने पर घर में जाने से पहले रमेश को बाहर ही रोक लेता है। रमेश भाई, तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना राज बताने आया हूँ, पर मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वह तुम किसी और को नहीं बताओगे। हरिया के यह बात सुनकर रमेश थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना हरिया भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वह घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे रमेश भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत तभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। रमेश थोड़ा परेशान हो जाता है, पर फिर भी वह हरिया के साथ उसके घर में जाता है। रमेश हरिया की बातों से थोड़ा परेशान तो था, परंतु हरिया के घर के अंदर का सारा सामान देखकर रमेश की परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान! हरिया भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा है, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के जैसा है। भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हरिया की बातें सुनकर रमेश की बेचैनी बढ़ने लगती है। हरिया भाई, तुम मुझे वह दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी बस सामान लेकर आता हूँ। या वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और रमेश उसका वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में हरिया अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। हरिया भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस बोरी में? हरिया उसे वह खोलकर उसमें एक चीज दिखा देता है। भाई ये क्या? यह तो चावल है। रमेश भाई, यह कोई मामूली चावल के दाने नहीं है, यह मैंने चीन से मंगाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगाए, और यह चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? भाई मैंने जैसा कहा था, यह कोई मामूली चावल नहीं है। यह जो तुम मेरे घर को सारा सामान देख रहे हो, सब इसकी बदौलत ही आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, यह कोई जादुई चावल है क्या? हाँ भाई, ऐसा ही कुछ समझो। जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ।
इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। रमेश को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। तरिया भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग हैं थोड़े। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं बनाए जाते। यानी ये चावल नकली हैं? कुछ ऐसा ही समझो। पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता कि नकली चावल हैं और इससे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई, पर यह तो गलत है। ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो इसमें हमें क्या? हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान करें? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी ही तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। रमेश भाई, एक बार फिर से सोच लो, ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं और इनके होते हुए तुम्हें अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का यह संभाल लेंगे। नहीं भाई, यह काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे। फिर मैं चलता हूँ। रमेश हरिया के घर से निकल जाता है। रमेश फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रमेश परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं? मैं अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वो ही। फिर से मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा? रमेश परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और रमेश को इतना परेशान देखकर बाबा उनके पास चले आते हैं। क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? रमेश बाबा को देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। बेटा देखो, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान है। कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की यह बात सुनकर रमेश सोचने लगता है, इतना तो परेशान हूँ और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वह कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, मैं मेरी किस्मत से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुम मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल के दाम कम हो जाते हैं। तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरी पुश्तें किसानी ही करती आ रही हैं और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आके मेरा भी घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोचकर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढ लो, शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचें तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाएगी। बाबा, मेरे अगल बगल बालों में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन लिया है खेती से पैसे बनाने का। बेटा, तो तुम उनसे पूछो, उनका तरीका अपनाकर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वो सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हो वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा? बाबा की यह बात सुनकर रमेश सोचता है, अब क्या करूं? बाबा को हरिया वाली बात बता सकूं, किस तरह वह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बता देता हूं, पर हरिया भाई का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, मेरे जान पहचान में किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना तो। बाबा,
आज मैं सुबह उनसे मिला और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरी तरह कुछ न कुछ कारणों से खराब हो जाती है, तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया, बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा बचे कुचे हुए अनाज के साथ? वो बाबा उन्होंने चीन से चावल मंगा लिए और वो उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वह बहुत पैसा कमा रहे हैं। बेटा इसमें गलत क्या है? तुम भी चीन से चावल मंगा लो, उन्हीं की तरह बेचो। नहीं बाबा, शायद आप समझे नहीं। वह चावल जो चीन से मंगाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि वह उगाए नहीं बनाए जाते हैं। रमेश की यह बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं बनाया जाता, यानी कि वह चावल नकली हैं? हाँ बाबा, वह चावल नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। बेटा पर यह नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा, इसलिए तो मैंने यह रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने अच्छा किया वो रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा भी हो जाए और बाद में तुम्हें तुम्हारी गलती का पछताना पड़े। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है, अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी तो कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिवारों को भी भुगतनी पड़ती है। बाबा अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूँ? मेरी किस्मत के तारे में कैसे सुधारूँ? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी सोचना पड़ के चलेगा। बाबा बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करूंगा। बोलो बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, तुम्हें कहा ना कि तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाकर चीन के चावल वाली बात करनी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। और क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। एक बार उनसे पूछकर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है, फिर कल सुबह तुम यहीं मिलना मुझे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूँ। फिर क्या था, वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रमेश घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी लक्ष्मी को आवाज लगाकर बुलाता है। लक्ष्मी, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रमेश की आवाज सुन लक्ष्मी वहाँ आती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया था? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? लक्ष्मी, तुम तो जानती हो हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे। वही ना लक्ष्मी, वहीं पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरा साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ मेरा एक किसान भाई आया और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा, तो मैंने सारी बात बता दी। पर लक्ष्मी, कहने की बात यह है कि जो हाल मेरा था कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वही तरीका क्यों नहीं पूछते, जिससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी? कौन है वो मत पूछो, मेरे एक शुभ चिंतक ही समझ लो, पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उसे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। ऐसा क्या तरीका है, मुझे बताइए जरा। तो सुनो, जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती है तो कभी सूख जाती है, वैसे ही उनकी भी हालत थी, पर अब वह चीन से चावल मंगाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? लक्ष्मी, वह चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं पता चलता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। रमेश की आवाज सुनकर लक्ष्मी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, असली चावल, नकली चावल? लक्ष्मी, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं, उन्हें उगाए नहीं बनाया जाता और वह काफी सस्ते मिल जाते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ।
पर नकली चावल खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो यह तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी यह गलत लगा तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देखता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा एक बार तुम्हारी बहलाए लेना मुझे सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसा कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत भावुक हो जाता है। वाह लक्ष्मी, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए ये सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, लक्ष्मी की ऐसी बातें ने रमेश का हौसला और बढ़ा दिया। फिर अगली सुबह रमेश बाबा से मिलने उनके घर से निकल जाता है। रमेश वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वह थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या बाबा, तो यहाँ नहीं है, अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रमेश अभी अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रमेश थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, यह तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, यह तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वह काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरी पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे यह भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी तरह मेरी है। उसने भी गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो यह तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसा नहीं कमा सकते। रमेश की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है कि बेटा तुम्हारी घरवाली की भी सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह मिलती है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्या दूर हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत पर छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीज को छिड़क देना, फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी में मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है, तो बाबा मैं चलता हूँ। रमेश फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़कता है। चलो, और मिट्टी तो छिड़क दिया, और फटाफट से बीज को भी छिड़क देता हूँ। रमेश सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। चलो, अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। फिर अगली सुबह रमेश सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और आखिर लक्ष्मी की बात भी सही हो गई। अब किस्मत में मेरा साथ देगी। तो दोस्तों, इस तरह रमेश और लक्ष्मी के नेक दिल ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।